Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shiv Jyoti Education Group Kota. Welcome you all in the economics class. So dear students, today we are going to begin chapter number 4 of your introductory macroeconomics, and the name of the chapter is determination of income and employment in economy. किसी भी इकोनॉमी में बेटा कैसे पॉसिबल है दैट हाउ कैन वी डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. इट मे बी दैट देयर आर फ्यू ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कभी कभी ऐसा होता है ना बेटा कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना और ओवरलैपिंग हो जाना. कुछ ऐसी सिचुएशंस बेटा इकोनॉमी में अकर होती हैं. मे बी अपॉर्चुनिटीज आर लेसर. कभी ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटीज लेसर है बट मेनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर देयर फॉर द सेम थिंग. Isn't this? तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट को पहले डिटरमाइन करेंगे और एम्प्लॉयमेंट से ही कनेक्टेड होती है इनकम. बेसिकली ऑलरेडी वी हैव गॉन थ्रू द नेशनल इनकम और उसमें भी हमने पढ़ा इस बारे में कि हम बेसिकली ओनली वर्किंग पॉपुलेशन को इंक्लूड करते हैं. ऐसी वर्किंग पॉपुलेशन जो कि किसी ना किसी तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में एनरोल्ड है, मे बी डायरेक्टली और समटाइम्स इनडायरेक्टली. तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी आएगा बेटा एंड एज फार एज इनकम के अंदर भी आता है. तो कैसे हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी इकोनॉमी में एक इनकम लेवल. इनकम हेयर रेफर्स टू बेसिकली आउटपुट, क्योंकि देखिए बेटा जब किसी इकोनॉमी में हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपैक्ट, कोई ना कोई इफेक्ट हमें आउटपुट पे भी देखने को मिलता है. ये चीज आपको क्लियर होगी बेटा कि जैसे जैसे वर्कर्स इंक्रीज होते जाएंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा. बट इस चीज को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात और बता दूं बेटा. माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर आप लोग ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. तो हमें उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, माइंडसेट करके चलना है हमें. यहाँ पे बेसिकली वहां पे अपने बेटा लैंड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल जरूर पढ़ा होगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया था. एंड दैट वाज व्हाट, वी हैव वन फिक्स्ड फैक्टर एंड वन इज वेरिएबल. ठीक है, एक ही फिक्स्ड फैक्टर होगा और एक ही हम यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को लेंगे. फिक्स्ड फैक्टर में आपने कंसीडर किया था लैंड को, क्योंकि लैंड एक फिक्स्ड फैक्टर है, और वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स आपने 1 by 1 इंक्रीज की थी उसमें एग्जांपल लिया था आपने ऑफ लेबर. इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे लेबर को 1 by 1 हम इंक्रीज करते जाते हैं, एक प्राइमरी लेवल पे वी सी दैट कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. ओके, देन आफ्टरवर्ड्स एक वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है जहां पे कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है दैट इज टीपीपी वो सेम गेन होता है. ठीक है, एमपीपी 0 हो जाता है और उस सिचुएशन के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज व्हाट कि एम्प्लॉयमेंट तो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं. आई मीन दैट जो यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर है दैट इज वर्कर्स और लेबर हम अभी भी इंक्रीज कर रहे हैं. बट आफ्टर इक्विलिब्रियम सर्टेन पॉइंट वी फाइंड दैट कि जो प्रोडक्शन है टीपीपी नाउ इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि हमने वहां पे ओवर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा दिया था. आई मीन जितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वर्कर्स को हमने प्रोवाइड करवा दिया वहां पे. ठीक है, जिसका कि प्रोडक्शन पे अब नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है हमें. वो क्यों दिख रहा है, कैसे? क्योंकि बेटा देखिए जो लैंड है दैट इज फिक्स्ड फैक्टर, अपने आप में फिक्स्ड फैक्टर है, और एक पीस ऑफ लैंड पे जब हम ओवर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा देते हैं तो उसका एक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं होता लैंड का, उसका ओवर यूटिलाइजेशन होने लग जाता है, उसका मिस यूटिलाइजेशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो उसके रिजल्ट है वो कुछ ऐसे होते हैं कि अब डे बाय डे प्रोडक्शन रिड्यूस होने लग जाता है. ये लॉ आपने पढ़ा है बेटा, वहां से आपको मैंने एक छोटा सा रिकैप्चुलेशन दे दिया है इसका, सो दैट ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको इजी गोइंग क्लियर हो पाएगा. यहां भी बेटा हमें यही पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो हमने एक माइक्रो लेवल पे पढ़ा था. वो जो चीज अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, वो मैंने आपको माइक्रो लेवल पे बताया है. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैक्रो लेवल कि पूरी इकोनॉमी में जब ऐसी सिचुएशन होती है एम्प्लॉयमेंट, इनकम, आउटपुट से रिलेटेड, तो हम उनको कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. बिकॉज सी व्हाट हैपेंस, हर एक इकोनॉमी का एक गोल होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और वो क्या होता है, एडी इज इक्वल्स टू एएस. दैट मीन्स प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड आ रही है मार्केट में बाय द कंज्यूमर्स, उतनी ही सप्लाई सप्लायर और प्रोड्यूसर इजी गोइंग कर पाए. तो ये सिचुएशन इक्वल होना बेटा वैसे देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है. द रीजन इज दैट क्योंकि डे बाय डे कंज्यूमर्स भी तो इंक्रीज हो रहे हैं,
इट हैपन्स ना, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन के जो नीड्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही हैं। पहले से बेसिक नीड्स हुआ करती थी बेटा, पहला ऐसा माना जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान, दीज थ्री थिंग्स आर देयर इंक्लूडिंग इन अंडर द बेसिक नेसेसिटीज, बट एज द मॉडर्नाइजेशन इज गेटिंग हियर, तो डे बाय डे कुछ ना कुछ और हमारी नीड्स इंक्रीज होती जा रही हैं, सच एज मोबाइल फोन्स आर देयर, एजुकेशन इज देयर, हेल्थ डिपार्टमेंट शुड बी देयर एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें जो रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, isn't this? तो उसके इक्वल इनकम का भी जनरेशन होना चाहिए सो दैट हम इन चीजों को कंजप्शन कर सके। अब बात आती है कि इनका प्रोडक्शन कैसे किया जाए, कौन से लेवल पे हम जाके इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों से रिलेटेड बात बेटा आज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड प्लीज कम ऑन पेज नंबर 53 so that we can begin the chapter. So here you can see the very first point is aggregate demand and its components. तो बेटा आप लोग क्या करेंगे, take the pencil with you as usually people take and start doing the underline to the same. देखिए बेटा हमें यहां क्या बताया गया है, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। वैसे तो देखा जाए डिमांड चीज को हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इट इज नथिंग न्यू, कई बार आपने इस टर्म को इकोनॉमिक्स में यूज किया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप पूरा लॉ इसका पढ़ के आए हैं कि डिमांड होती क्या है बेटा, कोई भी एक सर्टेन क्वांटिटी जो कि अपनी पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर उसके डिमांड करता है, ही इज विलिंग टू परचेज द सेम, ही इज हैविंग द रिसोर्सेज टू परचेज, he is having the willpower or desire to sacrifice those resources for the consumption of that commodity at the particular price and at the particular place. ये होती है डिमांड, लेकिन यहां टर्म आता है एग्रीगेट। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है बेटा, द एंटायर डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, such as there can be few of the consumers, consumer A can be there, consumer B can be there, consumer C and etc. कोई एक कंज्यूमर तो नहीं होता ना बेटा किसी भी इकोनॉमी में, तो इन सभी तरह के कंज्यूमर्स की डिमांड को जब हम एक साथ कंक्लूड कर देते हैं, सम अप कर देते हैं, और जो हमें बाद में एक पर्टिकुलर क्वांटिटी गेन होती है, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, मींस टू से इन शॉर्ट आई कैन टेल एग्रीगेट डिमांड और द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज रेफर्स टू व्हाट, किसको रेफर करती है ये, कि पूरी इकोनॉमी में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जितनी भी डिमांड है, जो भी क्वांटिटी मार्केट में डिमांड की जा रही है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। क्लियर बेटा? सो दैट मींस जितनी एग्रीगेट डिमांड होगी हमें उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई करनी होगी ना, ताकि जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जिनकी भी नीड्स हैं, वो इजी गोइंग इक्वल हो सके। दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, AD इज इक्वल्स टू AS। तो बेटा हमें इसी सिचुएशन को यहां पे डिस्कस करना है कि कहां पे जाकर के AD इज इक्वल्स टू AS हो सकता है। ऑलराइट, आफ्टरवर्ड्स पॉइंट नंबर 1 इज कंजप्शन। कंजप्शन क्या होता है बेटा? इन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 इन क्लास 11th, statistics or economics or introduction you can call, you have gone through different 5 economic activities. The one is production, then consumption, exchange, distribution and investment. These 5 economic activities you have gone through. उन्हीं में से एक economic activity होती है बेटा consumption। और क्या होता है consumption का मतलब? To consume any of the goods, to consume any of the सर्विस, नॉट ओनली गुड्स वी कैन से, यहाँ पे सर्विसेज भी आ सकती हैं, और वी कैन से दैट कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम जिस भी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, वी डू द यूटिलाइजेशन ऑफ द सेम, और हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज नोन एज कंजप्शन। अब देखिए बेटा हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि कंजप्शन होता है इसलिए प्रोडक्शन होता है, या प्रोडक्शन होता है इसलिए गुड्स का कंजप्शन होता है। दिस इज द टाइप ऑफ साइक्लिकल सिचुएशन, है ना। ये नहीं कह सकते कंजप्शन की वजह से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये भी तो हो सकता है कि प्रोडक्शन हो रहा है किसी गुड्स का इसीलिए हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं, isn't this? तो चलिए बेटा देखिए यहां पे क्या बताया गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कंजप्शन डिमांड एज हाउस होल्ड इनकम। इनकम होगी तभी किसी गुड्स का कंजप्शन किया जा सकता है। सपोज इन द प्रेजेंट सिनेरियो यू मे
हैव नोइंग अबाउट दिस थिंग कि बहुत सारे लोगों के पास आईफोन है। तो आईफोन क्यों है उनके पास? बिकॉज दे हैव द सफिशिएंट इनकम अमाउंट। कुछ ऐसे लोग भी जिनके पास खुद का मोबाइल फोन ही नहीं है, इवन दे आर नॉट हैविंग द कीपैड फोन्स एज वेल। रीजन दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन इनकम समवॉट। हाँ, ये बात भी हो सकती है कि सम पीपल आर नॉट ट्यून विद द सेम और दे आर नॉट विलिंग टू कीप द मोबाइल फोन्स। इन चीजों को अलग रखते हैं हम। यहाँ पे जो फैक्टर ले रहे हैं दैट इज इनकम फैक्टर। A consumption function describes the relation between consumption and income. मैं दोबारा से बेटा आपको एक चीज रिकॉल करवा रहा हूं यहाँ पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड, और उसमें आपने एक ऐसा गुड्स के बारे में डिस्कशन किया था विच इज बेस्ड ऑन द इनकम। जस्ट थिंक अबाउट दिस कि इनकम में चेंजेस होने की वजह से कौन से प्रोडक्ट के डिमांड में चेंजेस होते हैं। थिंक अबाउट दिस। या एब्सोल्युटली इनकम की वजह से बेटा दो तरह के प्रोडक्ट्स बेसिकली अफेक्टेड होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, और यू कैन से सुपीरियर गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। और इसका डायरेक्ट रिलेशन आपने पढ़ा है, एज द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ सुपीरियर गुड्स इंक्रीजेस एज वेल, एंड एज द इनकम इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो यही चीज कही है बेटा यहाँ पे कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का कंजप्शन किस चीज पे बेस्ड होता है? इनकम पे। आज किसी भी पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, गेटिंग माय पॉइंट? सो ही नीड्स एनी ऑफ द सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, डिपेंड करता है उसके पास इनकम कितनी है। इफ ही इज हैविंग द लेसर इनकम ही विल हायर अ ऑटो रिक्शा। ठीक है, इनकम कम है सो ही विल हायर ओनली ऑटो एंड रिक्शा। बट अगर इनकम ज्यादा है so he can hire the taxi, he can hire cab and all. तो डिपेंड करता है ना इनकम पे। फाइन। द सिंपलेस्ट कंजप्शन फंक्शन assumes that consumption changes at a constant rate as income changes. देखिए बेटा क्या होता है, इनकम में चेंजेस होने के साथ साथ कंजप्शन चेंज होगा, ये मैं अभी आपको बहुत देर से बता रहा हूं, लेकिन इसकी भी अपने आप एक कांस्टेंट रेट होती है। जैसे जैसे इनकम के अंदर चेंजेस होंगे अकॉर्डिंगली वैसे ही चेंजेस हमें कंजप्शन में भी देखने को मिलते हैं। Of course, even if income is zero, हाँ जी, now there is a question for you. Think about this. Suppose a person is there who is not having any of the income. कोई income in income zero है. Will he consume anything or not? Do you feel कि अगर income zero है तो उसका consumption भी zero होगा? Is it possible? Not at all. ऐसा कभी भी नहीं होगा बेटा कि अगर इनकम जीरो है तो कंजप्शन भी जीरो हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ योरसेल्व्स ओनली। यू पीपल आर डूइंग स्टडी राइट नाउ, यू आर इन द एज ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, यू डोंट हैव एनी ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अर्निंग्स एंड ऑल। आपको कोई चाइल्ड लेबर नहीं करवाया जा रहा कि जाइए कमा के लाइए तभी कुछ मिलेगा। फाइन, यू ऑल आर फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन टाइम। तो क्या आपका कोई कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है? आर यू नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग? यू आर कंज्यूमिंग। ओके, चलिए आप वर्किंग पॉपुलेशन में ही नहीं है। वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें, पीपल ऑफ एज 21, 22, 30 एंड अबव, ओके, इनकम नहीं है, मे बी दे आर अनएम्प्लॉयड, खाते तो होंगे, उसका कंजप्शन तो है, कहीं आना जाना है, कुछ खरीदना है, दे परचेज द क्लोथ्स एंड ऑल, ड्रेसेस परचेज करते हैं, एक्सपेंडिचर तो है ना, कंजप्शन तो है ना बेटा एक तरह का। तो एक बात को आप यहां ध्यान रखेंगे, इफ इनकम इज जीरो, मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं बेटा, यहां पे हम इनकम को रेफर करेंगे विद वाई। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में हम इनकम को रेफर करेंगे वाई से। इज इट ओके? और आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, इसलिए आई इसका एब्रीविएशन नहीं लेना है आपको, वाई विल बी द एब्रीविएशन ऑफ इनकम ओनली। इफ इनकम इज जीरो एंड कंजप्शन इज ₹40, सपोज, ठीक है, छोटा सा अमाउंट लेते हैं हम कि अगर इनकम जीरो है और तब भी किसी गुड्स का कंजप्शन किया जा रहा है, देन दिस टाइप ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन। मेक इट अ नोट। ठीक है, नोट कर लीजिए, भी आगे भी वैसे आएगा, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। जब भी ऐसा होता है बेटा कि इनकम जीरो है बट एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन इज गोइंग ऑन, दिस टाइप ऑफ कंजप्शन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजप्शन, और उसको हम सिंपल सी से रेफर नहीं करेंगे, इट विल बी सी बार। ठीक है, ये सी बार है जो कि किस चीज को रेफर करता है? ऑटोनॉमस कंजप्शन, व्हेन देयर इज जीरो इनकम बट स्टिल एक्सपेंडिचर
is going on the consumption activity. This type of consumption is known as autonomous consumption. Even you can see the same thing here. Fine. The above equation is called consumption function. Hence C is the consumption expenditure. ये हमें पता है. Only C is consumption expenditure by any of the household. This consists of two components. The one is autonomous consumption and induced consumption, that is CY. क्या है अभी देखिए. Autonomous consumption is denoted by C bar. Underline करना है बेटा आपको इसको यहाँ से. And shows the consumption which is independent of income if consumption takes place even when income is zero. बेटा यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन आता है आपका बहुत बार. ठीक है कि ऑटोनोमस कंजप्शन क्या होता है. सो इसको यहाँ मार्क करते हुए चलेंगे. इंपॉर्टेंट लिखना है आपको इसे. व्हेन इनकम इज जीरो इट इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन. ये चीज क्लियर है बेटा आपको. आगे बताया गया द इंड्यूस्ड कंपोनेंट ऑफ कंजप्शन दैट इज सी वाई शोज द डिपेंडेंस ऑन कंजप्शन. ठीक है, जो सी वाई वाला हमारा पार्ट है दिस वन, जिसको हमने क्या बोला है इंड्यूस्ड कंजप्शन. सी वाई शोज द डिपेंडेंस ऑन consumption of income. When income rises by ₹1, induced consumption rises by MPC, that is C or marginal propensity to consume. देखिए बेटा बहुत सिंपल सी चीज बताइए कि जब जीरो लेवल था तब कंजप्शन कितना था ₹40. तो ये तो हो गया ऑटोनोमस. मान लीजिए नाउ द इनकम इज इक्वल्स टू 1. इनकम स्टार्ट होगी बाय ₹1. सो डोंट यू फील कि कंजप्शन भी इंक्रीज होगा. मे बी बाय ₹1, maybe by 10 rupees, maybe by 50 rupees it will increase, definitely for sure. तो अब जो यहाँ पे चेंजेस आएंगे जैसे ही इनकम स्टार्ट होती है कंजप्शन स्टार्ट्स टू इंक्रीज एंड दिस टाइप ऑफ कंजप्शन इज रेफर्ड बाय CY, इंड्यूस्ड कंजप्शन. ये पॉइंट क्लियर बेटा आप सभी को. इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बेटा इसको. यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. तो इसको भी हमें मार्क करते हुए चलना है बेटा. इट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और यू कैन सी MPC. आई डोंट थिंक सो कि हमें इसकी डेफिनेशन को पहले रीड करना चाहिए और फिर उसके फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करें. नॉट एट ऑल. यू कैन डायरेक्टली सी देयर इज del C अपॉन del Y. del C रेफर्स टू चेंज इन कंजप्शन. ये चीज हमें क्लियर है बेटा आपकी. डेल रेफर्स टू चेंजेस. ये आप क्लास 11 से पढ़ते आ रहे बेटा इस चीज को, जहां पे आपने डिमांड सप्लाई के फॉर्मूले पढ़े हैं. वहां पे डेल P डेल Q ये सब चीजें आपने पढ़ी हैं. सो दिस डेल ऑलवेज रेफर्स टू व्हाट, चेंज. तो जैसे जैसे कंजप्शन चेंज हो रहा है उसका रीजन क्या है, चेंज इन इनकम. ओके, तो देखिए बेटा इसका MPC का फॉर्मूला क्या है, डेल C अपॉन डेल Y, मतलब चेंज इन इनकम की वजह से कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है. जैसे भी मैंने आपको बताया इंड्यूस्ड कंजप्शन में कि मे बी ₹1 से अगर इनकम इंक्रीज हुई है और कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे ₹10 का डिफरेंस आ गया है. ठीक है, इनकम ₹1 इंक्रीज हुई है और कंजप्शन पे इफेक्ट आ रहा है ₹10 का, तो 10/1 इज इक्वल्स टू 10 इज नोन एज MPC. वो हो जाएगा MPC. क्लियर है बेटा यहां तक. इसको क्या कहा जाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. आगे देखिए यहां दिया गया हमको इसके बारे में एक दो कुछ अच्छी बातें जो हम पढ़ लेते हैं. इट मे बी एक्सप्लेन एज द रेट ऑफ चेंज इन कंजप्शन एज इनकम चेंजेस. ये चीज क्लियर है आपको यहां से कि कंजप्शन में चेंजेस होंगे ड्यू टू चेंजेस इन इनकम. नाउ लेट अस लुक एट द वैल्यू दैट MPC कैन टेक व्हेन इनकम चेंजेस. चेंज इन कंजप्शन दैट इज del C कैन नेवर एक्सीड द चेंज ऑफ इनकम. ऐसा अज्यूम किया जा रहा है कि एक्सीड नहीं होगी वैल्यू ऑफ व्हाट, व्हेन इनकम चेंजेस. जैसे ही इनकम में चेंज होगा, चेंज इन कंजप्शन दैट इज del C कैन नेवर एक्सीड द चेंज इन इनकम. मींस अगर इनकम में चेंज हमारा ₹10 से आ रहा है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर में ₹11 का कैसे कर सकते हैं. इज इट पॉसिबल, डू यू फील सो कि अगर हमारा इनकम इंक्रीज जो है वो ₹10 से है, कंजप्शन 11 का कहां से करेंगे बेटा. हम यहाँ पे कोई क्रेडिट वाली बात नहीं करेंगे, ₹1 उधार छोड़ के आ जाएंगे. क्रेडिट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे. हम यहाँ पे सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं. और मे बी इफ इन योर माइंड इट क्लिक्स कि सर पहले भी तो हो रहा था कि जब इनकम जीरो थी तो फिर वो ₹40 कहां से ला रहा था,
तो वो थी उसकी सेविंग्स, जो कि मैं भी आपको ADAS अप्रोच में क्लियर करूंगा। ये 40 रुपीज वो ला रहा था अपनी ओल्ड सेविंग्स में से, वहां से ला करके उसने इसको एक्सपेंड किया एंड ही fulfilled his desire and necessities. Is it okay? The maximum value which C can take is 1. ठीक है, C को हम 1 लेकर के चलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को 1. On the other hand, consumer may choose not to change consumption even when income has changed. In case MPC is equals to 0. ऐसी सिचुएशन में MPC को 0 माना जाता है कब? क्या कहा है? May not चेंज कंजप्शन इवन व्हेन इनकम हैज चेंज। जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? इनकम चेंज ना होने की वजह से अपने कंजप्शन को चेंज नहीं करेगा। जनरली एमपीसी लाइज बिटवीन 0 to 1। एक ऐसा एस्टिमेशन लिया जाता है कि जो एमपीसी है जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो दैट विल लाई 0 to 1, इससे एक्सीड नहीं होगा 1 से, और 0 से बिलो तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 to 1 ओनली। क्लियर चिल्ड्रन? The next it comes MPS. MPS, marginal propensity to save. अब जब कंजप्शन कर रहे हैं, इनकम हो रही है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स भी होंगी बेटा, है ना? जब इनकम होती है तो उसको सारे अमाउंट को थोड़ी स्पेंड कर देते मार्केट में जाकर के। सम अमाउंट वी हैव टू कीप एज रिजर्व, वी हैव टू सेव सम ऑफ द अमाउंट फॉर द सिचुएशन ऑफ ऑटोनोमस कंजप्शन एज वेल, कि जब जीरो इनकम होगी तब सेविंग्स भी तो खर्चे किए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के लिए बेटा हम यहाँ पे यूज करते हैं MPS, दैट इज व्हाट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग। फॉर्मूला बताया है डेल S अपॉन डेल Y। क्या है देखिए, when we define marginal propensity to save as a rate change and saving as income increases। देखिए बेटा, जैसे जैसे इनकम में चेंजेस होंगे वैसे वैसे ही कुछ सेविंग्स में भी अप एंड डाउन्स होते हैं बेटा। अगर इनकम इंक्रीज हो रही है सो ऑब्वियसली सेविंग्स को भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे। भाई एक्सपेंडिचर हम कितना एक्सीड कर देंगे? मान लीजिए किसी पर्सन की इनकम पहले थी 50,000 रुपीज, ओके, एंड सेविंग वाज 20,000, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है? 30। ये सारा क्या हो गया? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, 20,000 सेव करता था, अब मान लीजिए इनकम उसकी इंक्रीज होकर के 90,000 हो जाती है। 90,000 इनकम हो गई है बेटा, कितना कंजप्शन और इंक्रीज कर देगा? कितना कर लेगा? 50,000 का कर लेगा। मान लीजिए 50,000 का कंजप्शन अभी भी वो कर रहा है, ठीक है, सेविंग का अमाउंट कितना रह गया? 40 के। So hence proof, as the income increases, the saving also increases, and as the income decreases, savings also decreases as well. तो चेंजेस की बात करा बेटा वापस से, डेल S अपॉन डेल Y, मतलब इनकम में चेंजेस होने की वजह से सेविंग्स पे इसका कितना इफेक्ट आता है, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय MPS। और इंपॉर्टेंट ये चीज भी, इसको भी आपको साथ में मार्क करते हुए चलना है। अब यहाँ बेटा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आती हैं, पर हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं। आपको बुक में ही गिवन है ये, और इस बॉक्स को मार्क कर लीजिए क्योंकि शॉर्ट डेफिनेशंस गिवन है, इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए द फर्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC, जो अभी मैंने आपको बताया। इट इज अ चेंज इन कंजप्शन पर यूनिट, चेंज इन इनकम। इनकम में चेंजेस होने की वजह से कंजप्शन में जो चेंजेस आते हैं, डिनोट किससे किया जाएगा? इसको C से। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट आता है MPS, जस्ट अभी मैंने आपको बताया MPS, दैट इज व्हाट? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और इसमें क्या होगा? इनकम में चेंजेस होने की वजह से किस पे? सेविंग्स पे कितना इंपैक्ट होता है, सेविंग्स पे कितना इफेक्ट हो रहा है। और इट इज डिनोटेड बाय S, इसको हम S से डिनोट करेंगे और कंजप्शन को C से करते हैं। एंड एज इक्वल्स टू 1 माइनस C। 1 क्या कहा बेटा? अभी प्रीसीडिंग मैंने आपको क्या बताया प्रीसीडिंग स्लाइड में कि 1 हम किसको अज्यूम करते हैं? इनकम को, दैट इनकम इज 1 ऑलवेज। ठीक है, इनकम 1 है, तो इनकम 1 है, ये होगी हमारी इनकम, इसमें से कंजप्शन को मैंने माइनस कर दिया। सपोज इनकम दैट इज व्हाट? Y, इसमें से मैंने कंजप्शन को माइनस किया, ये ऊपर लिखा भी हुआ बेटा। ठीक है, इनकम अगर 1 है और कंजप्शन मेरा 0.70 है, तो रिमेनिंग जो अमाउंट होगा
30 ये हो जाएगा सेविंग। ऐसे ही होगा ना बेटा, हमने इनकम को क्या अज्यूम किया है 1, ठीक है, कि 1 रुपए की इनकम होती है सिर्फ। कंजप्शन 0.70 हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जितनी इनकम है उतना ही तो एक्सपेंडिचर किया जा सकता है। ये तो नहीं कर सकते ना कि 10 रुपए कमा के ला रहे हो 11 रुपए का खर्चा कर रहे हैं, क्वाइट इम्पॉसिबल। सेविंग्स को अभी बीच में नहीं ला रहा मैं, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ पे कि इनकम में से कंजप्शन को लेप्स किया तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी हो जाती है, सेविंग की वैल्यू मुझे यहाँ पे गेन हो जाती है। एंड दैट इंप्लाइज व्हाट, S + C = 1। मतलब अगर मैं इनको वापस से ऐड करूं, सेविंग्स प्लस कंजप्शन कर देता हूं, जो भी सेविंग्स हुई है कितनी 0.30 और कंजप्शन कितना हुआ 0.70, तो वापस से जो मेरे पास अमाउंट आ जाता है वो क्या हो जाता है Y, और Y क्या होती है इनकम। हेंस प्रूफ क्लियर है बेटा तीनों कॉन्सेप्ट आपको। चलिए अब आगे देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये मार्जिनल और एवरेज माइक्रो इकोनॉमिक्स से लिए गए बेटा, है ना, वहां भी आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। एवरेज का मतलब हो जाएगा पर यूनिट। देखिए एपीसी इट इज द कंजप्शन पर यूनिट ऑफ द इनकम, पर यूनिट ऑफ इनकम। हमने पर यूनिट ऑफ इनकम से कितना कंजप्शन किया है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको, C/Y कर देते, दैट इज कंजप्शन अपॉन इनकम करते हैं। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज, और अगर del C/del Y कर देते हैं सो वी गेट मार्जिनल। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कंजप्शन है तो वैसी सेविंग्स भी होंगी। इट इज द सेविंग पर यूनिट ऑफ इनकम। ऊपर कंजप्शन किया, अब यहां पे हम कर रहे हैं सेविंग्स, और इसके लिए फॉर्मूला क्या है S/Y। अगर del S/del Y कर देता तो क्या हो जाता, मार्जिनल हो जाता। तो ये इस बॉक्स को आप बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा। ये डेफिनेशंस आपके बहुत काम की, इन शॉर्ट है, पूरी जो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन दिया है उनमें से यहां से इनको फिल्टर करके निकाल लिया गया है। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब आता है बेटा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होता है। ये भी आप ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं बेटा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपने इसको जरूर पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट बेसिकली हम 2 तरह से कर सकते हैं। और रिसेंटली जब हमने नेशनल का पढ़ा है वहां भी मैंने आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाया है दैट इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं बेटा, द वन कैन बी ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, अपने स्टॉक को इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना। एंड द सेकंड कैन बी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड कैपिटल्स लाइक प्लांट मशीनरीज एंड ऑल, ठीक है, टूल्स एंड ऑल, इनको परचेज करना, तो वो हो जाता है। क्लियर। अब देखिए इसके लिए मैं आपको 1-2 एग्जांपल से इस चीज को यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट्स क्या है और किस तरह से हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। तो इसको हमने क्या कहा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लिख लीजिए आप यहाँ पे इसको एक पॉइंट बना करके दैट दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिल्डिंग रोड्स एक्सेट्रा। ये क्या चीज हो जाएगी, फिजिकल कैपिटल। एक तो हमने क्या स्टॉक, कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक परचेज किया, और दूसरा हमने किसमें किया, फिजिकल कैपिटल में किया। तो 2 तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं एडिशनली कुछ, दैट इज एनीथिंग दैट एड्स टू द फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। मीन्स टू से अपने मॉनेटरी अमाउंट को कहीं भी कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट करना सो दैट फ्यूचर में हमें उससे कुछ रिटर्न्स गेन हो पाए, वी कैन गेट सम ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम। तो उसी के लिए किया जाता है ये, तो दैट यू नो वेरी वेल कि कोई भी पर्सन अगर किसी मशीनरी को परचेज करता है, ऑलरेडी इज हैविंग द सेम मशीनरी बट ही वांट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो उसने एक मशीनरी को परचेज किया ताकि फ्यूचर में उसको इनकम पहले से ज्यादा रिसीव हो पाएगी, ठीक है। एंड चेंजेस द इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक। जब मशीनरी आएगी तो वो क्या करेगी, गुड्स का प्रोडक्शन पहले से इंक्रीज कर देगी। तो चेंजेस इन द इन्वेंट्री और द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स को ही कंसीडर करेंगे, फिनिश्ड और फाइनल गुड्स की बात की जाएगी, रॉ या इंटरमीडिएट्स को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। नोट दैट इन्वेस्टमेंट गुड्स सच एज मशीन्स आर आल्सो पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स, दे आर नॉट इंटरमीडिएट गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स। एब्सोल्युटली, मशीनरी हम परचेज करें तो वो भी एक तरह का अपना फिनिश और फाइनल गुड्स एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल नहीं होगा बेटा। रॉ मटेरियल तो वो मटेरियल होता है जिसको कि हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या जिसको हम परचेज करके फर्दर प्रोडक्शन में यूज ले सकते हैं। हाँ, मशीनरी को भी लेते हैं बट फिर भी दोनों के फॉर्म में, दोनों के अपीयरेंस में डिफरेंस होता है, नेचर अलग अलग है दोनों का। मशीन्स
produced in an economy in a given year are not used up to produce other goods by yield or services over a number of year. इसमें कुछ ऐसा समझने वाली बात नहीं, जस्ट ये बताएगी कि मशीनरीज जो होती हैं किस काम आती हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, जो भी मशीन परचेज करते हैं फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज में आती है और उनके ऊपर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया जाता है, ठीक है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन बाय प्रोड्यूसर such as whether to buy a new machine dependent to a large extent on the market rate of interest. However, for simplicity, we assume here that firms plan to invest the same amount every year. We can write the ex-ante investment demand. It is I is equals to I bar. हम assume करते बेटा कि we assume here that the firms plan to invest the same amount every year. हर साल अमाउंट को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है. कुछ अवेलेबल है, कुछ अवेलेबल नहीं है, तो दोबारा से इन्वेस्ट करो. या कुछ मशीनरीज की कैपेसिटी ऐसी होती कि वो एवरी ईयर हमें उनको चेंज करना पड़ता है, तो ऐसा अज्यूम किया जाता है. तो उसके लिए हम यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट और एक होता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट. दोनों में डिफरेंस देखिए बेटा. एक्स एंटी में क्या होता है, वी अज्यूम ओनली, हमने फोरकास्ट किया है कि मे बी अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें 10,000 की मशीनरीज परचेज करनी पड़ सकती हैं, अज्यूम किया, फोरकास्ट किया है, तो वो जगह एक्स एंटी. एक्स पोस्ट में क्या हो जाएगा, एक्चुअल हुआ कितना है, हमने बिफोर 1 अप्रैल जो कि फाइनेंशियल ईयर है उससे पहले रिजर्व बनाया दैट वी कैन परचेज द मशीनरी ऑफ 10K, ठीक है. बट एट द एंड ऑफ द ईयर वी फाउंड दैट कि हमने तो जो मशीनरीज परचेज की या फिर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो हमारा हुआ है 7.5K ओनली. तो ये हो गया एक्स एंटी और ये हो जाता है एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है. वेयर आई बार इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट व्हिच रिप्रेजेंट द ऑटोनॉमस गिवन एज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी इन अ गिवन ईयर. जस्ट बताया है कि हमें एक तरह का ऑटोनॉमस होता है, ये भी अज्यूम करके चलते हैं हम कि चाहे इनकम जीरो हो फिर भी इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा. और इनिशियल लेवल पे बेटा हर एक इकोनॉमी में होता यही है कि इनकम जीरो होती है बट स्टिल वी हैव टू डू द इन्वेस्टमेंट. कोई भी पर्सन किसी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले से अर्निंग थोड़ी कर लेता है. बिजनेस स्टार्ट करेगा, अपना इन्वेस्टमेंट करेगा एट द जीरो इनकम, तभी तो कुछ स्टार्ट होगा. तो वही होता है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट भी. क्लियर है बेटा यहां तक आप सभी को. अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी तक की जो चीजें बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं ये सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म है. शॉर्ट टर्म इन द सेंस मतलब इनके हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, 1 मार्क 3 मार्क में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं. बट अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इन 2 मॉडल्स. हमारे जो 2 सेक्टर मॉडल्स है उस इकोनॉमी में किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को. तो उसके लिए बेटा हमारे पास कुछ डिफरेंशिएटेड लॉज होते हैं. एक अप्रोच होती है जिस अप्रोच को हम कहते हैं एडी एंड एएस अप्रोच. एडी रेफर्स टू व्हाट, एग्रीगेट डिमांड, एंड एएस रेफर्स टू एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है बेटा. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, कुछ इंस्पेक्शन किया पहले इकोनॉमी में कि किस तरह से हम डिटरमाइन करें इसको कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हो सकते हैं इकोनॉमी के जिनको कि हम बेसिकली कैप्चर करके क्या कर सकते हैं, इस तरह के अप्रोचेस को डिफाइन करें. हम इस तरह से कुछ डिटरमाइन कर सके कि क्या इनकम होगी और क्या एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन रखी जाए ताकि हमें एक इक्विलिब्रियम लेवल गेन हो सके. क्योंकि हर एक इकोनॉमी का बेटा ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है, टू सस्टेन एट इक्विलिब्रियम लेवल, एक सेटिस्फैक्टरी लेवल पे जहां पे कि हमारा एडी और एएस इक्वल हो सके. इज इट फाइन बेटा. तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं एडी और एएस अप्रोच के बारे में जिसको हम डिस्कस करेंगे ऑन व्हाइट बोर्ड.